नमस्कार, सृजल एकेडमी ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हम लोगों का जो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास चल रहा था, उसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़े थे। उसके बाद साइमन कमीशन आज हम लोग पढ़ेंगे। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट और गोलमेज, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसके बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें, जो साइमन कमीशन था, यानी इसका जो गठन, 2-3 चीजें साइमन कमीशन में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यानी साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927। ध्यान रखिएगा, गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927। और भारत कब पहुंचा? ध्यान रखिएगा, तो वो 1928 में भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? तो मुंबई पहुंचा था। ये बेसिक चीजें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो साइमन कमीशन था, इससे पहले हम लोग आपसे चर्चा किए थे कि जो 1919 का अधिनियम था, उसमें बहुत सारे सुधार हुए थे। ठीक है, उन्हीं जो उसी में एक प्रावधान था 1919 के अधिनियम की धारा 84 में ये प्रावधान दिया गया था कि 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद इस आयोग का 1919 का जो अधिनियम था उसकी जांच की जाएगी कि ये भारत में सफल रहा या नहीं सफल रहा। तो ये एक प्रक्रिया था कि 10 साल बाद इस कमीशन को भारत आना था। लेकिन जो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड था, वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वहां पे लेबर पार्टी, यानी उनको डर था कंजर्वेटिव पार्टी को, कहीं ऐसा ना हो इसके बाद मैं हार जाऊं और यहाँ पे लेबर पार्टी आ जाए। तो उससे पहले ही उन्होंने, यानी इस 10 साल से 2 साल पहले ही, यानी 1929 में इस आयोग का गठन करना था, लेकिन उसके 2 साल पहले ही 27 में इस आयोग का गठन कर लिया गया था। तो इसमें देखिए, साइमन कमीशन, यानी यह 7 सदस्यीय ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। एकदम याद रखिएगा, साइमन कमीशन ये ब्रिटिश सांसदों का 7 सदस्यीय एक कमेटी था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और जिसका गठन 1927 में, यानी 8 नवंबर 1927 में संविधान के सुधारों के लिए तथा मुख्यतः, यानी 1919 का जो अधिनियम था उनके सुधारों की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। किस कमेटी का? साइमन कमेटी का गठन किया गया था। यानी इस आयोग में इस आयोग को भारतीय विधिक आयोग के नाम से जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यानी इस आयोग का, साइमन आयोग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927। यह भारत में कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। और इस आयोग को और किस नाम से जाना जाता था? तो ये विधिक आयोग, यानी भारतीय विधिक आयोग, एकदम ध्यान में रखिएगा, के नाम से गठित किया गया था। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। यानी इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन थे। अतः उन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। किसके नाम पे? यानी साइमन आयोग जो बना था उसका गठन किया गया था, इसको भारतीय विधिक आयोग के नाम से गठन किया गया था। लेकिन इसके जो 7 सदस्य थे, इस आयोग का अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया। तो सर जॉन साइमन के नाम से इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। अब देखिए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, यदि
तो इस समय जो भारत के 1927 में भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इरविन ने एक लिखित पत्र लिखकर इंग्लैंड भेजा था कि जो भी आयोग आएगा उसमें कोई भारत का सदस्य उसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण चौतरफा यानी पूरे भारत में इस आयोग का विरोध किया गया। तो इस आयोग का विरोध किया गया जिसके कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। एकदम ध्यान रखिएगा, श्वेत आयोग क्यों कहा गया श्वेत आयोग? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सब इंग्लैंड के सदस्य थे, गोरे लोग थे, गोरे इसके सदस्य थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आयोग में यानी पूरी तरफ से पूरे भारत में इस आयोग का जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था उस समय 1927 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष एम.एन. अंसारी थे। उन्होंने यानी इस आयोग का उस कांग्रेस के अधिवेशन में इस आयोग का पूरी तरह पूरे भारत में बहिष्कार करने का उन्होंने घोषणा कर दिया। उस किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और गठन भी साइमन कमीशन का कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसलिए इस आयोग का पूरी तरह से बहिष्कार करने का उन्होंने घोषणा कर दिया था। उनका कांग्रेस का कहना था कि जब इसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं होगा तो ये हमारे देश के संविधान का क्या सुधार करेंगे, ये हम लोगों की पीड़ा को क्या समझेंगे। इसलिए पूरी तरह से इस आयोग का जमकर विरोध हुआ। तो 3 फरवरी डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। यानी आयोग का गठन लंदन में 8 नवंबर 1927 में हुआ। दूसरा ये आयोग या साइमन आयोग भारत कब आया? तो ये कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। पूरे भारत में जमकर इस आयोग का विरोध हुआ पुरजोर, चाहे वो साउथ रहा हो, चाहे यूपी रहा हो, चाहे वो कोई भी भारत का कोना कोने में इस आयोग का विरोध हुआ। जमकर लोग नारे लगाते थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। यहाँ तक कि जब ये आयोग दिल्ली पहुंचा तो वहां का जो केंद्रीय विधानसभा थी उसने भी इस आयोग का स्वागत करने से इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है और मैं यदि स्वागत करूंगा तो मैं इनके कोप का भागी हो जाऊंगा। इसलिए केंद्रीय विधानसभा भी इस आयोग का स्वागत दिल्ली में नहीं किया। लेकिन यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इनका विरोध हुआ, जिसमें बुरी तरह से यानी लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय, ध्यान होगा इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना भी इन्होंने किया था। और लाल बाल पाल जो कांग्रेस के गरम दल होते थे उनमें ये तीनों नेताएं यानी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनको तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो इतनी इनका विरोध करने के कारण लाहौर में बुरी तरह से लाठी चार्ज करवाया गया। कौन करवाया? उस समय जो सेना अध्यक्ष था सैंडर्स था, यानी जिन्होंने बुरी तरह से इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया, जबकि ये एक शीर्ष नेता थे और वयोवृद्ध नेता थे। इसके बावजूद भी बुरी तरह से इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसके विरोध के कारण आप लोगों को पता होगा भगत सिंह सैंडर्स के ऊपर बम फेंके थे। तो 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस आयोग का किसका? लखनऊ में यानी साइमन आयोग का लखनऊ में किसने विरोध किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत, ये कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता था। उस समय ये दोनों जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत एक युवा नेता के रूप में उभर रहे थे। लखनऊ में इस आयोग का नेतृत्व जो है, बहिष्कार का नेतृत्व
इन दोनों ने किया और इन दोनों के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। अब कमीशन ने 30 जून 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यानी जो आयोग था उन्होंने 30 जून 1930 को अपना रिपोर्ट पेश किया। तो साइमन कमीशन के गठन से रिलेटेड 3 बातें हमें याद रखना है। यानी साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 से मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928। और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 30 जून 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया इसमें इन्होंने क्या कहा भारत के बारे में? तो इन्होंने कहा उस समय की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने अपना सुझाव दिया। जो प्रांतों में 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़े थे, 1919 का अधिनियम प्रांतों की स्वायत्तता के लिए प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया और साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि भारत के लिए एक संघीय संविधान बनाने का सुझाव दिया। और लेकिन इस संघीय जो भी संघीय संविधान होगा या केंद्रीय विधान होगा उसमें कोई भारतीय सदस्य को न रखा जाए, ऐसा इसने सुझाव दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि हर जगह साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। इस आयोग को लगा कि भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने कहा जो संघीय संविधान बनेगा केंद्र में उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होगा। और तीसरा जो है इन्होंने सुझाव दिया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो जारी रखा जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। हम लोग 1909 का अधिनियम किसको पढ़े थे? मार्ले मिंटो। उसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया था। और 1919 का अधिनियम पढ़े थे तो उसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन को क्या कर दिया गया? विस्तार रूप देकर सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के ऊपर भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। और साइमन कमीशन ने भी कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रहेगा। तथा इसका चौथा जो रिपोर्ट था वर्मा, यानी वर्तमान में वर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता था, इसने कहा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाए। तो ये तमाम जो है विरोध के बावजूद भी इनका जो रिपोर्ट था, जो सुझाव था साइमन कमीशन का, उसको जो है 1935 के अधिनियम में कुछ संशोधनों के बाद जगह दिया गया। तो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। आइए देखिए हम लोग का नेहरू रिपोर्ट देखें तो हम लोग जब साइमन कमीशन देखें उसमें ये दिखा कि पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध पूरी तरह से किया जा रहा था। तो उस समय जो भारत के सचिव थे यानी विलियम बर्केनहेड, ये भारत के सचिव थे, लॉर्ड बर्केनहेड। इन्होंने एक मतलब जिसने भी साइमन कमीशन का, जिन नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, उन्होंने उनको चुनौती दिया कि आप लोग कोई एक ऐसा संविधान बनाकर दिखा दीजिए जो सभी दलों को मान्य हो। तो इस चुनौती को कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। और मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस जो रिपोर्ट ने नेहरू ने यानी 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया था? तो लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में, यानी लखनऊ में एक सर्वदलीय सारे दलों के सम्मेलन बुलाया गया और सारे दलों के बीच में ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट में मुख्यतः यहाँ जो नेहरू रिपोर्ट
रिपोर्ट था वो मुख्यतः 3 देशों के संविधान पर आधारित था, क्योंकि उसको बर्किनहेड ने यानी भारत को क्या दिया था, संविधान बनाने की चुनौती दिया था। उस चुनौती के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट ने अपना जो सुझाव प्रस्तुत किया। तो ये जो रिपोर्ट था वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संविधान पर आधारित था। यही 3 देश था। इन्हीं देशों के संविधान को लेते हुए यानी एक संवैधानिक प्रस्ताव बनाने का सुझाव नेहरू रिपोर्ट में दिया गया। तो इनका जो नेहरू जी ने पहला जो रिपोर्ट दिया था, इन्होंने कहा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन डोमिनियन स्टेट देने की सिफारिश की गई। पहला इन्होंने कहा यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए भारत को, जिस तरह उस समय कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे उनको डोमिनियन स्टेट मिला हुआ था, उसी तरह कहा गया हमें भी डोमिनियन स्टेट दिया जाना चाहिए। और अगला इनका जो रिपोर्ट था, उन्होंने भारत को पंथ निरपेक्ष संविधान का प्रस्ताव दिया गया। यानी 1909 हम लोग देखें, 1919 देखें, हर जगह सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात कही थी, यानी भारत को तोड़ने की, जातियों में विभक्त करने की बात कही गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि ये हमारा संविधान क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, क्योंकि जो कांग्रेस था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को नहीं मानता था, इसलिए वो सारे लोगों को एक चलने के लिए कहा हम पंथ निरपेक्ष राज्य, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष होगा। अब इस रिपोर्ट में जो मुख्य बात थी, देखिए 19 मूल अधिकारों की सूची पेश की गई थी। कितने मूल अधिकारों की? 19। यानी जो ब्रिटिश थे भारत में मूल अधिकारों की सूची ही नहीं बनाते थे। कोई मूल अधिकार इनको प्रदान किया जाए, नहीं किया जाए, या दिया गया है, नहीं दिया गया, उसकी सूची ही नहीं थी। इसलिए यानी जब नेहरू रिपोर्ट बना तो उन्होंने कहा हमारे संविधान में लगभग 19 मूल अधिकार होंगे, उन्हीं की सूची इन्होंने बनाया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जो संविधान में मूल अधिकार दिया गया है उसकी सबसे पहले मांग कहाँ पे रखी गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी। अब देखिए केंद्र में, यानी इन्होंने कहा केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग किया। कहा कि केंद्र में जो शासन होगा वो पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा, और इस रिपोर्ट में तत्काल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात भी कही गई थी। और अब देखिए इतना ये जो बातें हैं ये नेहरू रिपोर्ट ने कहा, और नेहरू रिपोर्ट को लगभग 29 दलों का, यानी जो नेहरू रिपोर्ट था उनको 29 दलों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी मांग रखी, सिख, ईसाई और मुस्लिम इन सारे संप्रदायों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, और सारे लोग अपनी मांग को यानी इन मांगों को, इन सूचियों को, सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। और इसी समय नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 सूत्रों की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। और इसके पश्चात यानी जब उन्होंने कहा हम कोई भी इस संविधान को नहीं मानते हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए 14 सूत्री मांग रखा। और इसके पश्चात यानी ब्रिटेन में क्या किया गया, 1930 में, 31 में तथा 32 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जो कि यहाँ के संवैधानिक सुधार में यानी महत्वपूर्ण सिद्ध हो। देखिए आगे हमारा जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जब जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री मांगों के साथ जो है अपना अड़ गए, उसके बाद जो है इसका निराकरण करने के लिए यानी लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गोलमेज सम्मेलन किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ यानी मेज जानते हैं, मेज पर गोल गोल बैठकर, चारों तरफ बैठ करके जब किसी मुद्दे पे चर्चा की जाए तो उसे गोलमेज सम्मेलन
कहा गया। तो गोलमेज जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी 30 से 31 तक 1 साल लगभग ये जो है सम्मेलन चलता है। बावजूद इसके भी इसमें कोई भी डिसीजन नहीं निकलता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का हमें डेट याद करना है, 30 से 31 के बीच चला। तो ये पूछता है कब बैठा, तो 12 नवंबर 1930 में हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, सेंट जेम्स पैलेस लंदन, यानी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का क्या किया, अध्यक्षता किया। क्वेश्चन पूछता है गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कुल 89 सदस्यों ने भाग लिया था। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया है कि उस समय यानी प्रिंस वहां के महाराज कौन थे, तो जॉर्ज पंचम वहां के उस समय महाराज थे, जिन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कांग्रेस ने, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। हालांकि हम संवैधानिक विकास चाहते तो इस पोर्शन को यानी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था उसको न पढ़ाते, नेहरू रिपोर्ट बता के डायरेक्ट 1935 के अधिनियम पे आ जाते। लेकिन चूंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, एक बार आपका इसमें भी रिवाइज हो जाए और फिर इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें भी विस्तृत रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। और आने वाले दौर में बहुत सारे एग्जाम भी आने वाले हैं। हालांकि इस कोरोना काल में हम सब लोग घर बैठे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन वही निकालेगा जो अपना कमर कस के ताक लगा के बैठा हुआ है। यानी आने वाली वैकेंसी 1-2 महीने के अंतर्गत एसआई भी आएगी, पुलिस भी आएगी, तो एग्जाम कौन क्वालिफाई करेगा, जो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोग अपना ध्येय को ध्यान में रख के घर पे रहें, सुरक्षित भी रहें और थोड़ा दिमाग आप अपने लक्ष्य के ऊपर भी लगाते रहें, उस पर भी ध्यान रखें। तो इसी को देखते हुए भी हम लोग थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या जो बनते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में, वो आपको दे दिया जाए, ये प्रयास हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है या ऐसे पूछा है कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू और केटी पाल, हिंदू महासभा आदि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि प्रथम ईसाई कौन थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो केटी पाल थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये पूरी तरह से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस यानी अब ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी बिना कांग्रेस का कोई भी सम्मेलन सफल नहीं होगा। उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके और गांधी जी के मध्य जो है समझौता हुआ। उस समझौते में बहुत सारे मांग डॉक्टर इरविन के जो है महात्मा गांधी ने माना और महात्मा गांधी के बहुत सारे मांगों को इरविन में माना। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेने पे स्वीकृति बनी। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चलता था।
तो इस सम्मेलन में यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये भी कहाँ हुआ था, वही सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो रेंजे मैकडोनाल्ड थे जो वहां के प्रधानमंत्री थे। इसमें जो है 74 सदस्यों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद देखिए गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से लंदन गए थे, तो राजपुताना जहाज से वो क्या गए थे, लंदन गए थे। किस जहाज से गए थे, राजपुताना जहाज से वो लंदन गए थे। इसी समय यानी जो चर्चिल थे उन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा, यानी वहां पे गांधी जी चर्चिल दोनों लोग में मतलब पढ़ता नहीं था। चर्चिल बहुत ही हेय दृष्टि से देखता था गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी क्या थे, धोती पहने रहते थे। चर्चिल नहीं चाहता था कि गांधी जी, चैपलिन चर्चिल जो बहुत ही बेहद आप उनके बारे में उनका कार्टून वगैरह आप लोग देखे होंगे, वो नहीं चाहता था कि गांधी जी इस तरह प्रोटोकॉल का पालन न करके वहां के महाराजा से मिले। वो चाहता था प्रोटोकॉल का पालन करे और पूरे कपड़े में वो महाराज से मिले, लेकिन गांधी जी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए वही अर्ध कपड़े में महाराज से मिलते हैं, जॉर्ज पंचम से मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहा वहां पे कि मेरे कपड़े तो पूरे आप लोग पहन लिए हैं, पंचम जी पहन लिए हैं, तो मैं क्या पहनूंगा। इसीलिए मतलब कोई मौका गांधी जी ने नहीं छोड़ा वहां जाकर, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब वो लंदन गए तो जहां जहां उन्हें जाना था, प्रतिनिधित्व करना था, हर जगह जाकर के अपना मुलाकात किए थे। तो उन्होंने किस जहाज से गया, राजपुताना जहाज से गए। और अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने महात्मा गांधी को किसने कहा, तो चर्चिल ने कहा। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी जहां कांग्रेस मानती थी कि 80% लोग हमारे दल के साथ हैं पूरे भारतीय, वही क्या हुआ, अब दलित भी अपना प्रतिनिधित्व, जो दलित समुदाय था वो भी अपना प्रतिनिधित्व अलग से भेजे। तो इस सम्मेलन में सांप्रदायिक अधिनिर्णय को लेकर जो है चर्चा में बना रहा। इसके तहत एक कम्युनल अवार्ड होता है, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो वहां पे कम्युनल अवार्ड के तहत हिंदुओं में से दलितों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और दलितों को भी अलग प्रतिनिधित्व देने का बात चलने लगा। इसीलिए गांधी जी नाराज होते हैं और वहां से क्या होते, ये सम्मेलन भी असफल रहा और वहां से डायरेक्ट इंडिया आते हैं और आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो ये जब आमरण अनशन में बैठे, कहाँ के जेल में, तो महाराष्ट्र पुणे के यरवदा जेल में, यरवदा जेल में वहीं पे अनशन कर देते हैं। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। दोनों के मध्य पूना समझौता हुआ। कब हुआ, 26 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते में मालवीय जो थे, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने हिंदुओं की तरफ से और अंबेडकर जी दलितों की तरफ से हस्ताक्षर किए। इसी के साथ गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिए। अब देखिए हम लोग तृतीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए हमारा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तो ऐसे डेट पूछेगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में हुआ। अब देखिए इस जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 46 सदस्य भाग लिए थे। ठीक है, 46 सदस्य भाग लिए थे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
एकदम ध्यान रखिएगा, यानी भारत का जो कांग्रेस था वो प्रथम सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया और तृतीय में भी भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस सम्मेलन के समय भारत के जो सचिव थे वो कौन थे? सैमुअल होर थे। यानी प्रधानमंत्री कौन थे? वो वही थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन भारत सचिव इस समय कौन थे? तो सैमुअल होर थे। इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिसको ब्रिटेन की संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति ने जारी किया था। ठीक है, श्वेत पत्र किसने जारी किया था? क्वेश्चन पूछ चुका है। श्वेत पत्र क्या होता है? यानी जिसमें तीनों जो सम्मेलन हुआ था उसका जो डिटेल था उसके बारे में एक पूरी जानकारी जो थी वे श्वेत पत्र के माध्यम से जारी किया था। किसने जारी किया था? तो ब्रिटेन की जो संसद की संयुक्त प्रवर समिति था उसने जारी किया था। लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन ये आ चुका है कि संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो इस समय संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी जो सम्मेलन था, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो गया। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम आई? वही जो यानी पहला सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया भारत का पूरी तरह से, वो असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था? दलितों को यानी अलग से कम्युनल अवार्ड मानते हुए दलित को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, हिंदुओं से काटकर अलग कर दिया गया। इस कारण से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो प्रांतों जो राजा थे, देशी राजा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व केंद्र में अपना ज्यादा प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, जिसको लॉर्ड लिनलिथगो ने इनकार कर दिया था। इसलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। तो बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के ये भी सम्मेलन हमारा समाप्त हो गया। इस समिति के सुझावों के आधार पर, किस समिति के? यानी जो लिनलिथगो की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनी थी, यानी इस समिति ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। तो इनका जो सुझाव था उसके आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। तो ये जो मेन बिंदु होता है, निचोड़ जो है, हम तीनों सम्मेलन का देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो तीनों सम्मेलनों के यानी तीनों सम्मेलनों के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, यानी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। बहुत बार क्वेश्चन आया था कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है। यदि दोनों का नाम संयुक्त रहेगा तो हम ऑप्शन दोनों में लगाएंगे, यदि एक ही रहेगा तो हम अंबेडकर या तेज बहादुर सप्रू को लगाएंगे। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, तो इस तरह से जो तीनों गोलमेज समिट था हमारा वो समाप्त होता है बिना किसी डिसीजन के। नेक्स्ट 1935 का अधिनियम जब आएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक 1935 के अधिनियम पे होगा। तब तक आप लोग वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।